हेलो दोस्तों, मैं अहमद मिनी टाइम्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं अफ्रीका के एक छोटे से देश जिसका नाम है बुर्किना फासो। 30 सितंबर 2022 की रात बुर्किना फासो की राजधानी बागाडोगू में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह सिर्फ एक आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। इस रात की सुबह हर रोज की तरह नहीं होने वाली थी। अगले दिन सूरज के उगने से पहले एक क्रांति का उदय होने वाला था और बदलाव के लिए तड़प रहे इस अफ्रीकी देश की किस्मत बदलने वाली थी। और जब अगली सुबह हुई तो गोलियों की आवाज, सैनिकों की तेज चाल और एक यंग और एनर्जेटिक सोल्जर की दमदार आवाज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। 34 साल के इस सैनिक ने एक रात में न सिर्फ अपने देश की करप्ट सरकार को उखाड़ फेंका, बल्कि वेस्टर्न देशों को भी नींद से जगा दिया। फ्रांस और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला यह सैनिक आज अफ्रीका का सबसे चर्चित नेता है। उसके दुश्मन बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं। ये नेता है बुर्किना फासो का सबसे यंग प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रौरे, जिसके बारे में एक कहावत है कि उसकी रीढ़ की हड्डी स्टील की बनी हुई है, क्योंकि वो किसी के आगे झुकना नहीं जानता। इब्राहिम ट्रौरे अपने देश के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। जैसे कभी थॉमस संकारा थे, जिन्होंने 1980 के दशक में फ्रांस को चुनौती दी थी, लेकिन संकारा की कहानी खून से खत्म हुई। और ट्रौरे भी आज उसी खतरे के साए में खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रौरे डटे हुए हैं और उनका नारा है मातृभूमि या फिर मौत। तो आइए जानते हैं कौन है इब्राहिम ट्रौरे, जो फ्रांस और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों से सीधी टक्कर ले रहे हैं। कैसे कभी एक मामूली सा सैनिक रहा शख्स अफ्रीका की क्रांति का नया चेहरा बन गया है। क्या है उसके देश बुर्किना फासो का वो कड़वा इतिहास जिसकी कहानी इब्राहिम ट्रौरे साहस और संकल्प से बदलना चाहते हैं। जब भी अफ्रीका का नाम लिया जाता है तो जहन में सबसे पहले भूख, गरीबी, अकाल और पलायन की दर्दनाक तस्वीरें उभरती हैं। एक ऐसा इलाका जहां कानून व्यवस्था बेमानी सी लगती है, जहां हर दूसरा दिन किसी तख्ता पलट, सिविल वॉर या हिंसा की कहानी को लेकर आता है। लेकिन जैसे ही इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, इसकी वजह समझ में आने लगती है कि कैसे वेस्टर्न देशों ने मिलकर इस धरती को सदियों तक लूटा और सिविलाइजेशन के नाम पर गुलामी की जंजीर पहनाई रखी। वेस्ट अफ्रीका में मौजूद बुर्किना फासो इसका सबसे कड़वा उदाहरण है। यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसका बॉर्डर 6 देशों घाना, टोगो, बेनिन, नाइजर, माली और आइवरी कोस्ट जैसे देशों से घिरा हुआ है। 19वीं सदी आते आते यूरोपियन ताकतों में अफ्रीका को लूटने की जैसे होड़ सी लग चुकी थी। 1984-85 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस में महज एक कागज के टुकड़े पर अफ्रीका का बंटवारा हुआ और बुर्किना फासो, जो उस टाइम पर अपर वोल्टा के नाम से जाना जाता था, फ्रांस के हिस्से में आ गया। 1996 तक फ्रांस ने यहां अपना पूरा कब्जा कर लिया और इसे अपनी कॉलोनी बनाकर यहां की गोल्ड माइंस, कॉटन और दूसरे रिसोर्सेस को भरपूर लूटकर अपनी तिजोरी भरता रहा। हद तो तब हो गई जब 1932 में फ्रांस ने अपर वोल्टा को डिसॉल्व कर उसकी सारी जमीन को माली, नाइजर और आइवरी कोस्ट में बांट दिया। इस तरह अपर वोल्टा का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर आया वर्ल्ड वॉर 2 का समय, जिसके चलते यूरोपियन पावर्स की अपनी कॉलोनीज पर पकड़ कमजोर पड़ने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्लोबल पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक आउटरीच के चलते फ्रांस को मजबूरन 1947 में अपर वोल्टा की टेरिटरी को रीस्टैब्लिश करना पड़ा। इसके 13 साल बाद एक लंबी लड़ाई के चलते 1960 में अपर वोल्टा को फ्रांस से आजादी मिल गई, लेकिन यह आजादी भी सिर्फ नाम की थी। फ्रांस ने यहां बहुत चालाकी से CFA रैंक करेंसी के जरिए इकोनॉमिक कंट्रोल बनाए रखा। ऐसे एग्रीमेंट किए गए जिनसे फ्रांस इनडायरेक्ट कंट्रोल बनाए रख सके। एयरलाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक यहाँ के कई सेक्टर्स में फ्रेंच कंपनियों का दबदबा बना रहा। यहाँ तक कि फ्रेंच आर्मी के बेस कैंप तक यहाँ बने रहे और नेचुरल रिसोर्सेज की लूट जारी रही। यहाँ के लोगों को उम्मीद थी
कि आजादी के बाद देश में लोकतंत्र आएगा, लेकिन इसके उल्टा अपर बोल्टा में भ्रष्टाचार, अराजकता, हिंसा और तख्ता पलट का सिलसिला शुरू हो गया। मॉरिस यामियो यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने। शुरुआत में तो लगा कि शायद कुछ बदलेगा, लेकिन जल्द ही उन्होंने डिक्टेटरशिप का रास्ता पकड़ लिया, जिसके चलते भ्रष्टाचार बढ़ता गया, महंगाई आसमान छूने लगी और आम लोगों की हालात बद से बदतर हो गई। जब लोग विरोध में सड़कों पर आ गए तो सरकार ने सेना को आदेश दिया कि चाहे गोली चलानी पड़े या टैंक दौड़ाना पड़े, प्रोटेस्टर्स को जल्द से जल्द सड़कों से हटाओ। लेकिन यहीं से कहानी ने करवट ली। सेना ने इन आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया और 1966 में यहां पहली बार तख्ता पलट करके सेना ने पावर अपने हाथ में ले ली। लेफ्टिनेंट कर्नल संगोले लामिजाना यहाँ के अगले राष्ट्रपति बने और उन्होंने यहाँ 14 साल तक सत्ता चलाई, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वो भी ताकत के नशे में खो गए और जनता की तकलीफों से किनारा कर लिया। 1980 में एक और मिलिट्री कू हुआ, जिसके चलते कर्नल सवेजो पावर में आए, लेकिन 2 साल बाद कर्नल सवेजो की कुर्सी भी चली गई। इसके बाद नवंबर 1982 में बैप्टिस्ट ओएड्राओगो अपर बोल्टा के चौथे राष्ट्रपति बने। ओएड्रागो को सत्ता दिलाने में 2 मिलिट्री अफसरों थॉमस संकारा और ब्लेस कंपोरे की अहम भूमिका थी, जो बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों सेना के भीतर एक सीक्रेट कम्युनिस्ट ऑफिसर्स ग्रुप चलाते थे और ये चे गुवेरा से बहुत प्रेरित थे। इन्हीं के समर्थन से ओएड्रागो सत्ता में आए थे, जिस वजह से जनवरी 1983 में संकारा को अपर बोल्टा का प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन विचारों में अंतर जल्द ही टकराव में बदल गया और थोड़े ही समय के बाद संकारा और ओएड्रागो आमने सामने आ गए। ओएड्रागो ने संकारा को गिरफ्तार करवा दिया। इस दौरान संकारा की लोकप्रियता सेना के युवाओं और आम जनता के बीच तेजी से बढ़ रही थी। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी से सभी गुस्से में थे। इसी मौके पर संकारा के सबसे करीबी दोस्त ने बगावत करते हुए तख्ता पलट कर दिया, जिसके चलते अगस्त 1983 में थॉमस संकारा अपर बोल्टा के राष्ट्रपति बन गए। करीब 34 साल के संकारा ने सत्ता में नहीं बदलाव में विश्वास किया। देश में फैली गरीबी, असमानता और विदेशी दखल के खिलाफ उनका विद्रोह खुलकर सामने आने लगा। उन्होंने सबसे पहले फ्रांस की अधीनता का एहसास दिलाने वाले अपने देश के नाम अपर बोल्टा को बदलकर बुर्किना फासो कर दिया, जिसका मतलब होता है ईमानदार लोगों की धरती। उन्होंने गरीबों को जमीनें दी, जगह जगह स्कूल और हॉस्पिटल बनवाए, महिलाओं को अधिकार दिए और फिजूल खर्चों पर रोक लगाई। उन्होंने भ्रष्टाचार पर ऐसी सख्ती बरती कि सरकारी तंत्र का एक हिस्सा भीतर ही भीतर उनसे नाराज होने लगा। लेकिन सिर्फ देश के भीतर बैठे करप्ट ऑफिसर में ही नहीं, बल्कि संकारा की नीतियों से फ्रांस में भी बेचैनी बढ़ने लगी। संकारा ने फ्रांस की मदद ठुकराकर देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की मुहिम छेड़ दी। संकारा की यह सोच फ्रांस समेत उन वेस्टर्न ताकतों को सीधी चुनौती थी, जिन्होंने अब तक बुर्किना फासो जैसे देशों पर अपना कंट्रोल बनाए रखा था। और फिर 15 अक्टूबर 1987 को वो तारीख आई जब हथियारबंद सैनिकों का एक दस्ता थॉमस संकारा के दफ्तर में घुसा और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में संकारा समेत 13 लोग मारे गए। संकारा की लाश को टुकड़ों में काटा गया और एक अनजान जगह दफना दिया गया। और ताज्जुब की बात तो यह थी कि उनके परिवार को जो डेथ सर्टिफिकेट मिला, उसमें मौत का कारण नेचुरल डेथ बताया गया। माना जाता है कि उनकी इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त और सहयोगी ब्लेस कंपाउंड ही थे, जिसने सत्ता के लालच में दोस्ती और विचारधारा दोनों से गद्दारी की। संकारा देश में बदलाव के लिए लगातार काम कर रहे थे, लेकिन उनकी हत्या के बाद देश फिर से करप्शन और इंस्टेबिलिटी की गहरी खाई में डूब गया। कंपाउंडे ने अगले 27 सालों तक बुर्किना फासो में सरकार चलाई, लेकिन 2014 में जनता के विरोध और सेना के दबाव के चलते कंपाउंडे को पद छोड़ना पड़ा और वो भागकर पड़ोसी देश आइवरी कोस्ट में शरण लेने को मजबूर हो गए। वो तानाशाह भले ही चला गया,
लेकिन बुर्किना फासो की तकदीर फिर भी नहीं बदली। गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ राजनीतिक उथल पुथल भी वैसी की वैसी ही बनी रही। यहाँ 1960 से अब तक कई बार आर्मी कू हुए और देश के लोग हर बार बदलाव की उम्मीद से खुश हो उठते, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। और फिर जब यह देश टूटी उम्मीदों के बोझ तले थक चुका था, तभी 2022 में किसी चिंगारी की तरह एक नाम उभरा, इब्राहिम ट्रोरे। एक ऐसा शख्स जिसमें बुर्किना फासो के लोगों को अपने सबसे लोकप्रिय नेता थॉमस संकारा की झलक दिखती है, और जिसका कहना है कि जो काम संकारा ने शुरू किया था उसको अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। संकारा की हत्या के करीब 5 महीने बाद 14 मार्च 1988 को इब्राहिम ट्रोरे का बुर्किना फासो के मोन प्रोविंस के एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। देश के अस्थिर हालात के बीच एजुकेशन हासिल करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी ट्रोरे ने किसी तरह से शुरुआती पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने 2009 में आर्मी ज्वाइन की। पहले उन्हें मोरक्को में ट्रेनिंग मिली और फिर उन्हें काया की आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया। ट्रोरे के अनुशासन और साहस ने जल्दी ही उन्हें पहचान दिलाई और 2014 में वो लेफ्टिनेंट बन गए। 2018 में उन्हें माली में यूएन के मेनिसुआ पीस कीपिंग फोर्स में काम करने का मौका मिला, जहां टीम कट्टू में आतंकवादी हमले के दौरान उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज दिखाया। इसके बाद 2019 में ट्रोरे की तैनाती साहिल क्षेत्र के बेहद खतरनाक माने जाने वाले 3 बॉर्डर जोन में हुई, जहां उन्होंने न सिर्फ दुश्मनों से लड़ाई लड़ी बल्कि वो अपनी ही सेना की अंदरूनी सच्चाइयों से भी वाकिफ हुए। उन्होंने देखा कि सैनिकों को ना तो सही से वेपन्स मिलते हैं और न टाइम पर सैलरीज। सैनिकों के मन में आर्मी की लीडरशिप के अगेंस्ट गुस्सा बढ़ता जा रहा था। 2020 में जब इब्राहिम ट्रोरे की निडरता की वजह से उनको प्रमोट करके कैप्टन बनाया गया, तो उन्होंने सैनिकों की समस्या को उठाना शुरू किया। वो अपने साथियों के बीच एक मुखर नेता बनकर उभरे और उन्हें सेना के भीतर से मिल रहे समर्थन ने और मजबूत बना दिया। ट्रोरे के भीतर एक क्रांतिकारी चिंगारी पहले से ही थी। उन्हें हमेशा से संकारा की जीवनी, उनके भाषण और उनके विचार बेहद प्रेरित करते थे। ट्रोरे पढ़ते थे कि कैसे संकारा ने फ्रांस को ललकारा था, फॉरेन एड ठुकराई थी और कैसे गरीबों को उनका हक दिलाने की कोशिश की थी। ट्रोरे के मन में भी बुर्किना फासो को फॉरेन पावर से फ्रीडम दिलाने की वही आग जल रही थी। इसी बीच जनवरी 2022 में लेफ्टिनेंट कर्नल पॉन हेनरी डमीबा ने तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी सरकार भी आतंकवाद को रोक नहीं पा रही थी। बुर्किना फासो, माली और नाइजर जैसे वेस्ट अफ्रीका के कई मुल्क दशकों से आतंकवादियों के निशाने पर हैं। यहाँ आईएसआईएस, अलकायदा एफिलेटेड एसोसिएशंस, जेएनआईएम जैसे आतंकी ग्रुप का दबदबा रहा है। 2013 में फ्रांस ने इस रीजन से आतंकवाद को खत्म करने में मदद करने के नाम पर अपनी आर्मी को तैनात किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आतंकवाद वैसे के वैसा ही बना रहा। ऐसे में जहां लोग पहले से ही आतंकी संगठनों से परेशान थे, वहीं अब फ्रांस की मौजूदगी से भी तंग आ चुके थे। बुर्किना फासो के युवा सैनिकों में अपने देश के बुरे हालात देखकर लगातार गुस्सा बढ़ रहा था। ट्रोरे ने देखा कि अगर कुछ करना है तो यही सही टाइम है। उन्होंने मन बना लिया कि अगर इस देश की दशा और दिशा को सुधारना है तो सैन्य तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथों में लेनी होगी। उन्होंने चुपचाप अपने सबसे ट्रस्टवर्दी सोल्जर से बातचीत की। यह सैनिक भी ट्रोरे की तरह युवा, जोशीले और बदलाव के लिए बेताब थे। वो सभी अपने देश में फ्रांस के दबदबे और सरकार की नाकामी से गुस्से में थे। ट्रोरे ने उन्हें साफ शब्दों में कहा, अगर हम सत्ता अपने हाथों में ले लेंगे तो हम बदलाव ला सकते हैं। देश का सोना फिर से देश के लोगों का होगा। हम स्कूल, हॉस्पिटल बना सकेंगे, लोगों को जॉब्स दे सकेंगे और लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकेंगे। लेकिन ट्रोरे को यह भी पता था कि तख्ता पलट बहुत बड़ा जोखिम है। अगर उनका प्लान फेल हो जाता है या इंफॉर्मेशन कहीं से भी लीक हो जाती तो या तो उन्हें गोली मार दी जाती या जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ता। यही सब सोचकर कुछ सैनिक डर गए।
लेकिन तुरोरे का जुनून ऐसा था कि उन्होंने जल्द ही अपने सभी साथी सैनिकों को अपने इस प्लान का हिस्सेदार बना लिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, या तो हम अपने देश को बचाएंगे या मर जाएंगे। इसके बाद तुरोरे ने हर कदम की सावधानी से प्लानिंग बनाई। तय किया गया कि सबसे पहले देश की राजधानी बागोडोगु में इंपोर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग पर कब्जा करना होगा। तुरोरे ने अपने सैनिकों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी। कुछ को सरकारी इमारतों पर अटैक करना था, कुछ को वेपन्स का अरेंजमेंट करना था और कुछ को लोगों के बीच ये मैसेज कन्वे करना था कि ये तख्ता पलट सत्ता की भूख के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए है। और 30 सितंबर 2022 की रात को बागाडोगु में जब चारों तरफ शांति थी, तभी अचानक शहर की सड़कों पर हलचल शुरू हो गई। इब्राहिम तुरोरे और उसके सोल्जर्स ने अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। रात के अंधेरे में उनके सैनिकों ने सरकारी इमारतों की ओर कूच किया और तेजी से इंपोर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑफिसेज और रेडियो स्टेशंस पर कब्जा कर लिया। इंटरिम प्रेसिडेंट पॉल हेनरी दमीबा को तुरोरे के साथी सैनिकों ने जल्दी दबाव बनाकर तख्ता से बेदखल कर दिया। इस तरह सुबह होते होते तुरोरे ने देश में एक और मिलिट्री कू को अंजाम दे दिया था। लेकिन इस बार ये कोई आम तख्ता पलट नहीं था, बल्कि इस बार नेतृत्व में एक ऐसा युवा चेहरा था जिसकी उम्र सिर्फ 34 साल थी। सुबह सवेरे ही रेडियो पर तुरोरे की आवाज गूंज उठी, हमने देश को बचाने के लिए यह कदम उठाया है, फ्रांस का दबदबा खत्म होगा। इसके बाद जो हुआ उसने दुनिया को चौंका दिया। बुर्किना फासो की सत्ता पर काबिज होते ही इब्राहिम तुरोरे ने फ्रांस के राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। फ्रांसीसी सैनिक जो 2013 से बुर्किना फासो में थे, उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया। फ्रांसीसी मीडिया एजेंसी और न्यूज चैनल्स को बुर्किना फासो में बैन कर दिया गया। एक 34 साल का सैन्य अधिकारी जिसे पहले कोई नहीं जानता था, उसने फ्रांस जैसे ताकतवर देश को खुली चुनौती दे दी। रातों रात तुरोरे बुर्किना फासो के नए लीडर बन गए। उनकी उम्र, उनका जोश और उनकी हिम्मत ने लोगों को हैरान कर दिया। दुनिया भर के देशों ने जब उनका पहला भाषण सुना तो उन्हें भी एहसास हो गया कि यह कोई साधारण तख्ता पलट नहीं था, यह एक विद्रोह था जो बुर्किना फासो के लोगों को नई आजादी का सपना दिखा रहा था। लेकिन फ्रांस इब्राहिम तुरोरे के सत्ता में आने से बिल्कुल खुश नहीं था। बुर्किना फासो फ्रांस की पुरानी कॉलोनी थी और फ्रांस ने दशकों तक इस देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कस के रखा था। इब्राहिम तुरोरे ने उनके सैनिकों और राजदूतों को बाहर निकालकर उनके इंटरेस्ट पर सीधा हमला किया। फ्रांस ने तुरंत इस तख्ता पलट की निंदा की और इमैनुअल मैक्रन की सरकार ने इसे एक इलीगल और डेंजरस स्टेप बताया। वेस्टर्न मीडिया ने इब्राहिम तुरोरे को एक रिबेलियस और गैर जिम्मेदार नेता कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने यूनाइटेड नेशंस और अन्य ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बुर्किना फासो पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन तुरोरे पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। तुरोरे ने फ्रांस के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए साफ कहा कि फ्रांस ने हमारे देश को लूटा है, अब वक्त आ गया है कि हमारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल हमारे लोगों के लिए हो। पश्चिमी देशों की हमेशा से ही मंशा रही है कि जिस देश में भी उन्होंने राज किया, वहां के लोग गूंगे बहरे बनकर उनके आदेश पर जी हुजूरी करें। लेकिन तुरोरे उन नेताओं में से नहीं लगते। उन्हें वेस्ट के इशारों पर चलना मंजूर नहीं है और इसलिए वे पश्चिमी देशों की आंखों में चुभने लगे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पावर कैप्चर करने के बाद से बुर्किना फासो के लोगों के बीच तुरोरे की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी है। देश के युवा जो देश की आधी आबादी हैं, उन्हें तुरोरे में एक नया हीरो दिखने लगा है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर, उनके भाषण और आर्मी कॉन्वॉय के वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं और लोग उन्हें नया संकारा कहने लगे हैं। इब्राहिम तुरोरे ने जब लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी दमीबा को सत्ता से हटाकर बुर्किना फासो की कमान संभाली तो उन्होंने एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले लिए, जिसने साफ कर दिया कि वो सिर्फ चेहरा नहीं बदलना चाहते, बल्कि वो सिस्टम भी बदलना चाहते हैं। इंटरिम प्रेसिडेंट बनने के बाद
ट्रैोरे ने देश के सबसे अहम संसाधन गोल्ड माइंस को लेकर बड़े कदम उठाए। उन्होंने देश की गोल्ड माइंस का नेशनलाइजेशन शुरू किया। जहां पहले फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों का कब्जा था, ट्रैोरे ने बुर्किना फासो की 5 बड़ी गोल्ड माइंस को नेशनलाइज कर दिया। उनका मानना है कि गोल्ड का यह कंट्रोल सीधे सरकार की आमदनी बढ़ाएगा, खासतौर पर ऐसे समय में जब गोल्ड के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बाकी गोल्ड माइंस को लेकर भी नई शर्तें लागू की, जिनके अकॉर्डिंग अब फॉरेन कंपनीज को 15% हिस्सा सरकारी कंपनी को देना होगा और लोकल लोगों को ट्रेनिंग भी देनी होगी। साथ ही ट्रैोरे ने बुर्किना फासो में पहली बार गोल्ड रिफाइनरी और गोल्ड रिजर्व बनाने की योजना शुरू की, ताकि रिसोर्सेज का डायरेक्ट बेनिफिट देशवासियों को मिले। ट्रैोरे ने एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने लोकल फार्मर्स को सस्ते कर्ज और बीज देने की योजना शुरू की, ताकि देश को अनाज के लिए बाहर के देशों पर निर्भर न करना पड़े। ट्रैोरे ने सत्ता में आते ही गांव में स्कूल और हेल्थ सेंटर बनाने का काम भी तेजी से कर दिया, ताकि रूरल एरियाज में बेसिक सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा उनके एक और कदम ने देश के लोगों में उन्हें और पॉपुलर कर दिया। उन्होंने प्रेसिडेंट वाली मोटी सैलरी लेने से इनकार कर दिया और अपनी कैप्टन वाली साधारण सैलरी को ही कंटिन्यू रखा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी में भी कटौती की और साफ कहा कि जो लोग सरकारी पैसे से ऐश कर रहे थे, अब उन्हें जनता के लिए काम करना होगा। जिन लोगों पर घोटालों के आरोप थे, उन्हें सजा देना शुरू किया गया। उन्होंने सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाई और बिजली जैसी जरूरी चीजों को हर घर तक पहुंचाने की मुहिम चलाई। और ये सभी कदम संकारा की सेल्फ डिपेंडेंट और नेशनल फर्स्ट वाली सोच को आगे लेकर जाते हैं। उनकी स्पीचेस, आइडियोलॉजीज और काम करने के तरीकों की वजह से उनकी तुलना अक्सर थॉमस संकारा से होती है। संकारा के बाद ये पहला मौका है जब बुर्किना फासो का कोई नेता देश के रिसोर्सेस को देश के लोगों के लिए यूज करने की बात कर रहा है। ट्रैोरे ने इसलिए एक बार कहा भी था कि जो काम संकारा ने शुरू किया था उसे मैं पूरा करूंगा। जहां एक तरफ ट्रैोरे का देश की इकोनॉमी और सिस्टम को सुधारने पर ध्यान है, वहीं दूसरी ओर उनका फोकस आतंकवाद से लड़ने पर भी है। अप्रैल 2023 में ट्रैोरे ने जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया, ताकि सेना को आतंकवादियों के खिलाफ पूरी ताकत से सपोर्ट मिल सके। इसके बाद यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने JNIM जैसे आतंकी ग्रुप के खिलाफ कई एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए, जिसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली। लेकिन अभी भी देश में कई हिस्सों में आतंकवाद का खतरा बना हुआ है। ट्रैोरे सिर्फ अपने देश के अंदर ही नहीं, बल्कि दुनिया के सामने भी लगातार अपना मत साफ तौर पर रख रहे हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोपियन पावर से अपने देश की दूरी बनाने के बाद रूस और चीन के साथ रिश्ते मजबूत बनाने शुरू किए। ट्रैोरे ने रूस की प्राइवेट सैन्य कंपनियों को बुर्किना फासो में बुलाया, ताकि टेररिज्म से लड़ने में हेल्प मिल सके। उन्होंने चाइना के साथ भी अच्छे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए हैं। ट्रैोरे के इन स्टेप्स को कई लोगों ने नियो कॉलोनिज्म बताया। उनके क्रिटिक्स का तर्क है कि उन्होंने एक विदेशी शक्ति को हटाकर दूसरी को दावत दे दी है, लेकिन ट्रैोरे का कहना है कि रशिया एंड चाइना उनके देश के संसाधनों पर वेस्टर्न पावर की तरह कब्जा नहीं करेंगे। इब्राहिम ट्रैोरे ने सत्ता में आने के कुछ टाइम बाद एक प्रभावशाली भाषण दिया। उन्होंने वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न गवर्नमेंट की अफ्रीका को लेकर बनाई गई छवि पर सीधा वार करते हुए कहा, मुझे बचपन से ही टीवी पर अफ्रीका की एक ही तस्वीर दिखाई गई, भिन्न भिनाती मक्खियों के साथ भूखे कुपोषित बच्चे, सूखी जमीन, हथियार और मौत। टेलीविजन पर कहा जाता था कि यही अफ्रीका है और हमने इस पर विश्वास किया, जिस कारण हम अपनी जमीन को लेकर, अपने लोगों को लेकर शर्मिंदगी महसूस करते थे। लेकिन जब से मैंने होश संभाला, मैंने इस बारे में रिसर्च की और फिर मुझे समझ आया कि अब तक वेस्ट के द्वारा हमारी जो इमेज बनाई गई है वो सब झूठ है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। आपने हमें बेबस, लाचार, गरीब और असभ्य दिखाकर दुनिया भर के दर्शकों को बेचा।
जैसे कि हम जंगली वहशी हों जो सिविलाइजेशन की रेस में पीछे छोड़ दिए गए थे। भूख, युद्ध, बीमारी, भ्रष्टाचार, आतंक, ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि जब भी अफ्रीका की चर्चा होती है तो दिमाग में आते हैं। अफ्रीका के लिए आपकी डिक्शनरी में इसके अलावा आखिर क्यों कोई और शब्द नहीं है? तुरोरे के ये शब्द सुनकर हर शख्स हैरान रह गया। पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी कि अफ्रीका का कोई ऐसा नेता उभर के आया है जो वेस्टर्न ताकतों से सीधा टक्कर ले रहा है। इस वजह से 2025 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा कि अफ्रीकी देशों को आतंकवाद से लड़ने में मदद के लिए फ्रांस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर इब्राहिम तुरोरे ने पलटकर जवाब दिया कि अगर कोई अनग्रेटफुल है तो वो फ्रांस है, क्योंकि आज उनका जो वजूद बचा है वो हमारे एंसेस्टर्स की कुर्बानियों की वजह से है। एक यंग लीडर का यूरोपियन पावर्स को दिया गया यह जवाब सुनकर बुर्किना फासो के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तुरोरे के इस तेज तर्रार जज्बे की वजह से वही छोटा सा अफ्रीकी देश जो पहले सिर्फ गुलामी और गरीबी के लिए जाना जाता था, अब वेस्टर्न पावर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। उनकी क्रांतिकारी नीतियों और पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ बेबाक रुख ने उन्हें पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में एक सिंबल ऑफ रिवेलियन बना दिया है। वेस्टर्न पावर्स को डर है कि तुरोरे की वजह से बुर्किना फासो की तरह कुछ और अफ्रीकी देश रूस से हाथ मिला सकते हैं। रूस अफ्रीका समिट में तुरोरे पहले ही अफ्रीकी नेताओं से कह चुके हैं, दूसरों के इशारों पर नाचना बंद कीजिए, हम उनकी कठपुतली नहीं हैं। उनका इशारा फ्रांस और पश्चिमी देशों की ओर था। इतना ही नहीं, तुरोरे ने पैन अफ्रीकन आइडियोलॉजी के तहत माली और नाइजर के साथ अलायंस ऑफ साहिल कंट्रीज बनाया, जिसका मकसद पश्चिमी देशों के दबदबे को खत्म करना है। इब्राहिम तुरोरे ने इस अलायंस के जरिए अफ्रीकी एकता का नारा बुलंद किया जो पूरे कॉन्टिनेंट में गूंज उठा। तुरोरे की बेबाक लीडरशिप की वजह से माली, नाइजर और अन्य अफ्रीकी देशों में युवाओं ने तुरोरे जैसे नेता की मांग शुरू कर दी, जो उनकी तरह निडर हो, साफ बोलता हो और अपने देश को बाहरी ताकतों के हुक्म पर नहीं, अपनी शर्तों पर चलाता हो। इब्राहिम तुरोरे अपने देश बुर्किना फासो को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। उनका यह इरादा उनके एक चर्चित बयान से साफ झलकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें किसी से पैसा नहीं चाहिए, बस हमें तकनीक सिखा दीजिए, हमें सीखने दीजिए, हम खुद अपने देश को विकसित कर लेंगे। तुरोरे का लोकल इंडस्ट्रीज को मजबूत करने और देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का स्पष्ट फोकस है, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। बुर्किना फासो गरीबी, भुखमरी, आतंकवाद और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज में इतना गहरा धंसा हुआ है, जिससे उसे बाहर निकालना तुरोरे के लिए काफी चैलेंजिंग होगा। तुरोरे के सामने इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश के करीब 40% पॉपुलेशन अभी भी अत्यधिक गरीबी में जी रही है। तुरोरे ने माइनिंग का नेशनलाइजेशन कर भारत, तुर्की, क्यूबा जैसे देशों के साथ कॉपरेशन तो बढ़ाया है, लेकिन इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए गवर्नेंस रिफॉर्म्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभी काम करने की जरूरत है। उनके सत्ता में आने के बाद देश में आतंकी हिंसा बढ़ी है। 2024 में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, जो 2022 की तुलना में डबल है। 2025 में बुर्किना फासो में आतंकवादी हमले 2 गुना हो गए, जिसमें हजारों लोग डिस्प्लेस हुए और सैकड़ों मारे गए। बुर्किना फासो की पॉपुलेशन करीब 2.3 करोड़ है, जिसमें 60 से ज्यादा एथनिक्स ग्रुप्स हैं। सबसे बड़ी मोसो कम्युनिटी है, जो आबादी का लगभग 50% है और हिस्टोरिकली सत्ता पर हावी रही है। इब्राहिम तुरोरे खुद मोसी समुदाय से आते हैं। अन्य प्रमुख जनजातियों में एक फुलानी ट्राइब है, जो देश की 8 से 10% है। बुर्किना फासो में कम्युनल क्लैशेस, स्पेशली मोसो और फुलानी के बीच टेंशन का बड़ा कारण रहा है। फुलानी कम्युनिटी को अक्सर आतंकवादी ग्रुप से जोड़ा जाता है, जिसके कारण उनके खिलाफ भेदभाव और हिंसा बढ़ी है। तुरोरे अपने भाषण में एकता की बात तो करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो 500 वॉलंटियर्स डिफेंस फोर्स बनाई, उस पर अक्सर फुलानी कम्युनिटी के खिलाफ कम्युनल वॉयलेंस
के आरोप लगते रहे हैं। ट्रोरे की सरकार पर यह भी आरोप है कि उन्होंने प्रेस फ्रीडम को दबाया है। जो लोग सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें चुप करा दिया जाता है। कुछ मामलों में अपोनेंट्स को जेल में डाल दिया गया और कुछ की गैर कानूनी हत्याओं की खबरें भी आई हैं। यह आरोप ट्रोरे की छवि पर दाग हैं, लेकिन उनके सपोर्टर्स का मानना है कि यह सब देश को स्टेबल करने के लिए जरूरी है, क्योंकि आतंकवादी और पुरानी सरकार के समर्थक अभी भी साजिश रच रहे हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ट्रोरे धीरे धीरे एक तानाशाह बन रहे हैं, जैसा कि अफ्रीका के कई नेताओं के साथ हुआ है। इन आरोपों में कुछ गंभीरता भी है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद ट्रोरे ने कई बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि वो 2-3 महीनों में आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे और जुलाई 2024 तक सत्ता एक चुनी हुई सरकार को सौंप देंगे। लेकिन 2025 तक ना तो आतंकवाद खत्म हुआ और ना ही पावर का ट्रांसफर हुआ। ट्रोरे ने अपने सैन्य सरकार का वर्किंग पीरियड 2029 तक बढ़ा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इलेक्शन करना उनकी प्रायोरिटी नहीं है। इस सब के बावजूद इब्राहिम ट्रोरे की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। वो सिर्फ बुर्किना फासो नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। हालांकि तख्ता पलट के बाद ट्रोरे का जीवन खतरे में भी आया है। 2025 में उनके खिलाफ एक तख्ता पलट का प्रयास भी किया गया, जो असफल रहा। कई बार थॉमस संकारा की तरह इब्राहिम ट्रोरे के असैसिनेशन की कोशिश भी हुई है। माना जाता है कि इन साजिशों के पीछे फ्रांस या अन्य वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ हो सकता है, लेकिन इन खतरों के बावजूद ट्रोरे ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुलेआम कहा, मैं किसी से नहीं डरता, मेरा लक्ष्य है मातृभूमि या मौत। इब्राहिम ट्रोरे की कहानी बुर्किना फासो की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर है। 37 साल की उम्र में वो न सिर्फ कंट्री के सबसे यंग लीडर हैं, बल्कि एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने न केवल फ्रांस जैसे ताकतवर देश को ललकारा, बल्कि उन्होंने अपने देशवासियों को एक ऐसे देश का सपना दिखाया है जो अपने रिसोर्सेज का मालिक हो, जो फॉरेन पावर्स की स्लेवरी से आजाद हो और जहां हर नागरिक को उसका हक मिले। लेकिन एक सच यह भी है कि वो जनता द्वारा चुने हुए नेता नहीं हैं, बल्कि एक मिलिट्री के जरिए सत्ता में आए हैं। और बुर्किना फासो का इतिहास बताता है कि तख्ता पलट करने वालों का अंत एक और तख्ता पलट के जरिए ही हुआ है। अफ्रीकी राजनीति में कई बार देखा गया है कि क्रांति का नारा देकर आए नेता सत्ता मिलते ही तानाशाह बन जाते हैं। इब्राहिम ट्रोरे भी क्रांतिकारी और तानाशाह के बीच ही कहीं खड़े हैं। क्या वे संकारा का सपना पूरा करेंगे या इतिहास की गलतियों को दोहराएंगे, ये समय ही बताएगा। लेकिन उनकी ये कहानी एक बात साबित कर दी है कि एक युवा नेता अगर हिम्मत करे तो दुनिया को हिला सकता है। तो दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे के बारे में आप लोगों की क्या राय है? वो आगे चलकर एक अच्छे शासक बनेंगे या तानाशाह? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।